नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे हिस्ट्री के इस कोर्स में, जहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, भारतीय इतिहास को हम कवर कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पाषाण काल को कवर किया, स्टोन एज को कवर किया। पाषाण काल के अलावा हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया और आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे। हालांकि आज थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि हम वैदिक सिविलाइजेशन के एक हिस्से को आज पढ़ लेंगे और एक हिस्सा हमें अगली क्लास में, जो हमारी महाजनपद और मगध की क्लास है, वहां पर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका रीजन बहुत स्ट्रांग है। रीजन ये है कि हम पढ़ सकते हैं आज ही, बट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो ज़्यादा सवाल आते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो साहित्य से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं। और साहित्य को याद करना आसान नहीं होता, लिटरेचर को याद करना आसान नहीं होता। तो व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा समय आपको मिले याद करने का बढ़िया तरीके से, और चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप याद कर पाओ, फिर हम दोबारा रिवीजन कर लें। अगेन दोस्तों, मैं एक ही बात आपको जीके में बोलता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है? तो आज की क्लास में हम वैदिक सिविलाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेंगे, ओरिजिन ऑफ आर्यंस के बारे में भी पढ़ लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लिटरेचर के बारे में पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेंगे। फिर एक छोटा सा पार्ट रह जाता है तकरीबन 1 घंटे के आसपास का, जिसमें हम सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, इन सब के बारे में महाजनपद और मगध के साथ कंबाइंड करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो इतने सारे टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। पर हमेशा की तरह पहला समय है कि हम रिवीजन कर लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने कल पढ़ा था, जो भी बातें हमने कल पढ़ी थी, उसको रिकॉल कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन वे जीएस, उस पर प्यारे दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता के भी शॉर्ट नोट अपलोड कर दिए हैं, आईवीसी के शॉर्ट नोट भी अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ 3 पेजेस में। ठीक है? तो ऐसा करते करते आप तुरंत प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर कवर हो जाएंगे। देखिए, पहला सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से ये है, द हाइट ऑफ द डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली। सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग क्या है? अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि सर मोहनजोदाड़ो से, जो मोहनजोदाड़ो वाला इलाका है, वहां से हमें एक ब्रोंज अर्थात कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक ब्रोंज का डांसिंग गर्ल मिला है, अर्थात नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो किस मुद्रा में है? जो त्रिभंग मुद्रा में है, जो कि त्रिभंग मुद्रा में दिखाई देती है। ये भी आपको बताया था कि 1926 में इसके बारे में पता लगाया था, और वर्तमान में ये नई दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है। करंटली ये न्यू दिल्ली में जो हमारा नेशनल म्यूजियम है, वहां पर रखा हुआ है। लेकिन हाइट याद रखना, हाइट हमने डिस्कस नहीं किया था कि इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। जो हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात 11 सेंटीमीटर। अब यहीं से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है और हड़प्पा है, इन्हें ट्विन कैपिटल कहा जाता है। इन्हें ट्विन कैपिटल या दो राजधानियां कहा जाता है। ठीक है? जुड़वा राजधानी या दो राजधानी के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो से हमें एक ग्रेट बाथ मिला है, अर्थात स्नानागार मिला है, जिसमें पानी लीक ना हो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। यहाँ से भी हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली है, हालांकि ग्रेनरी हमें हड़प्पा से भी मिली है, अन्नागार हमें यहाँ से भी मिला है। फिर हम जानते हैं कि यहाँ से हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, अर्थात एक ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल मिला है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने, जबकि हड़प्पा को डिस्कवर किया था 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आपका कमेंट आया था कि सर ये जो आंसर्स हैं आप यहाँ मत लिख करके दीजिए। अब मुझे ये लगा कि शायद आपकी हेल्प हो जाएगी, पर एक बहुत अच्छा सजेशन आप में से किसी ने दिया कि सर आंसर को आखिर में एक टेबल बना करके लिख दीजिए, जैसा बुक में आता है। तो आज तो नहीं हो पाया क्योंकि ये क्वेश्चंस तैयार हो चुके थे, बट कल की क्लास से, आज कल की क्लास से हम ऐसा ही करेंगे कि आंसर को आखिर में एक टेबल बना करके हम लिख देंगे दोस्तों। तो ये सवाल हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वॉज नटराजा अ स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर? कहाँ पर नटराज की हमें डांसिंग एक मूर्ति मिली है, ये प्रश्न अगला पूछा गया है, ये क्वेश्चन अगला पूछा गया है। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये रावी नदी के किनारे है, ये रावी रिवर के पास है, और यहाँ से हमें एक नटराज की डांसिंग आइडल जैसा कुछ मिला है। आरआरबी एनटीपीसी 2021। अगला है, हड़प्पा की सबसे सामान्य मोहरें किस आकार की हुआ करती थी? तो हड़प्पा की सील्स कैसी होती थी? तो हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं, मैक्सिमम जो सील है, इसका प्रयोग संभवतः पहचान के लिए किया जाता होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका प्रयोग जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता होगा। ये 2:2 की होती थी, मतलब चौकोर होती थी, 2:2 का रेशो होता था, और ज्यादातर स्क्वायर शेप में होती थी। ज्यादातर जो मोहरें हैं वो वर्गाकार होती थी, मैक्सिमम जो सील्स हैं वो स्क्वायर शेप में होती थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थलों के उत्खनन पर नहीं पाई गई? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड इन दी हड़प्पन साइट? आवासीय घर तो मिले हैं, घरों में रहते थे वो लोग। हमें पब्लिक बाथ, सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है, हमें सार्वजनिक भवन भी मिले हैं, पर हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिले हैं, अस्पतालों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एसएससी एमटीएस 2024। अगला देख लेते हैं। इन हरप्पन सिविलाइजेशन cities were planned with the streets generally oriented along the direction। हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि सड़कें सामान्यतः दिशाओं के अनुसार, एनोनमस, कार्डियल, ऑर्डिनल। अब देखो कितना अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगर इसमें ना हिंदी इंग्लिश में फिर दिक्कत हो जाती है। अब इंग्लिश में ये जो वर्ड होता है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल, बिल्कुल समझ में आता है। जैसे ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। इसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल। लेकिन इसी चीज को अगर आप ऐसा करें कि इसमें ये डायरेक्शंस लें आप, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो ये होती है ऑर्डिनल। अब बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है जो हमने पढ़ा है। हमने मोहनजोदाड़ो में सड़क को देखा था कि सर देखिए इस तरीके से सड़कें आकर के मिलती थी। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? सड़कें 90 डिग्री पर काट रही हैं, 90 डिग्री पर काट रही हैं, 90 डिग्री को 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये कैसी डायरेक्शन बनेगी? तो सर ये जो डायरेक्शन बनेगी ये कार्डिनल बनेगी। ये कैसी डायरेक्शन बनेगी? कार्डिनल बनेगी। तो ये कार्डिनल होते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने संभवतः तांबा वर्तमान के खाली स्थान से प्राप्त किया था। हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम दी प्रेजेंट डे। कॉपर कहां से आता था? तो कॉपर हमने देखा था राजस्थान से आता था। राजस्थान से मुख्य रूप से तांबा आता था, कॉपर आता था। एसएससी जीडी 2024। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदाड़ो was first excavated by। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हमने डिस्कस किया कि आरडी बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया था, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये पाकिस्तान में आता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान वाले रीजन में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक लिपि का नाम क्या है? अभी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? यहां पर उसने ये नहीं पूछा है आपसे कि वो राइटिंग बताओ जिसे हमने डिसाइफर किया है। उसने पूछा है कि एनी राइटिंग, कोई भी स्क्रिप्ट जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले आई हो, कोई भी लिपि जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आई हो। तो सबसे पुरानी जो ज्ञात लिपि है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही लिपि है, वो इंडस स्क्रिप्ट ही है। वो इंडस स्क्रिप्ट भी है जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और रिसेंटली तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन, उन्होंने तो लगभग 8 करोड़ रुपए के इनाम की, $1 मिलियन के आसपास कुछ प्राइज भी डिक्लेयर किया है कि जो भी व्यक्ति इंडस की स्क्रिप्ट को पढ़ेगा उसे हम इतना अवार्ड देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जो है
Most of the standard Harappan seal were made of a kind of soft stone that was square in the shape, 2 by 2 dimension and was used for the commercial purposes. तो हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकांश मोहरें हैं, हड़प्पा की जो मैक्सिमम सील है वो स्टेटाइट अर्थात सेलखेड़ी के पत्थर से बनी हुई होती थी और सेलखेड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता था, स्टेटाइट का बड़े पैमाने पर उपयोग होता था. Which city from the Harappan civilization was almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, shield making and weight making? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर पूरी तरह से मन का निर्माण, शंख, धातु, मोहर और बांट बनाने के लिए समर्पित था? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, नागेश्वर, चन्हुदाड़ो. इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन है चन्हुदाड़ो. चन्हुदाड़ो और लोथल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बीड मेकिंग फैक्ट्रीज यहाँ थी. चन्हुदाड़ो में तो और भी ज्यादा उद्योग थे. चन्हुदाड़ो में थे, बालाकोट में भी थे, लोथल में भी थे. तो इसका सही जवाब होगा डी, चन्हुदाड़ो. और यह भी वर्तमान में पाकिस्तान वाले इलाके में आता है. अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्राफ्ट प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी का है. चन्हुदाड़ो, बालाकोट, नागेश्वर. अब देखो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. नागेश्वर गुजरात में आता है, बालाकोट और चन्हुदाड़ो ये दोनों पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ एक्टिविटीज होती थी. लेकिन मांडा के बारे में हमने ये जरूर पढ़ा था कि सर ये जम्मू कश्मीर में है और सबसे उत्तरी स्थान है अर्थात नदर्न मोस्ट पॉइंट है. हमने चारों बिंदुओं की बात की थी कि यहाँ पर सर मांडा आता है, यहाँ दायमाबाद आता है, कुछ किताबों में भगत राव, यहाँ आलमगीरपुर आता है यूपी में और यहाँ पर सुतकांगेडोर आता है बलूचिस्तान में. पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो किसी भी चीज का सेंटर था या वहां पर कोई भी बड़ी शिल्प की गतिविधि होती थी, कोई बड़ा बहुत बड़े पैमाने पर कोई शिल्प की गतिविधि होती थी, बड़े पैमाने पर कोई क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था. ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है. आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं. सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नगर खाली स्थान की सहायक नदी के किनारे स्थित था. सिटी ऑफ लोथल बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ. तो भोगवा जो नदी है वो साबरमती की सहायक है, ये भी हमने डिस्कस किया था. भोगवा जो नदी है वो साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी थी. तो इसका सही जवाब होगा बी. अब ये प्रसिद्ध किस लिए था? तो यहाँ पर एक गोदीवाड़ा, यहाँ एक गोदीवाड़ा था अर्थात यहाँ पर एक डॉकयार्ड था. किस जगह पर है? सर ये गुजरात में है. दिस प्लेस लाइज इन द गुजरात. अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि लोथल की डिस्कवरी किसने की थी, लोथल को खोजा किसने था? तो जवाब आएगा कि सर लोथल के बारे में 1954-55 में एस आर राव ने पता लगाया था. एस आर राव ने पता लगाया था, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. और लोथल से एक और बात याद रखना कि यहां पर हमें एक ऐसा ब्यूरियल मिला है, यहां हमें एक ऐसा शवाधान मिला है जहां 3 शवाधान एक साथ पाए गए हैं, 3 लोगों को दफनाया गया. युग्मित शवाधान भी मिले हैं. तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं. और लोथल भी मन के बनाने का एक बहुत प्रसिद्ध कारखाना रहा है, एक प्रोमिनेंट बीड मेकिंग फैक्ट्री रहा है. अगला देख लेते हैं. 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई की? अब ये हमने नहीं पढ़ा था, याद रखिएगा कि वो थे मार्टिमर व्हीलर, वो थे मार्टिमर व्हीलर. ठीक है जी. द सिटी वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल बेट इन दी रन ऑफ कच्छ. अब मान लो ये नहीं भी पता, ये अगर पता है कि रन ऑफ कच्छ की बात हो गई, रन ऑफ कच्छ, देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. नगर कच्छ के रण में स्थित खादिर बेट पर स्थित था जहां मीठा पानी और उपजाऊ. तो हमने रन ऑफ कच्छ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान पढ़ा था, धौलावीरा. धौलावीरा हम जानते हैं कि सर इसका मतलब होता है सफेद कुआं, इसका मतलब होता है व्हाइट वेल. इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था, ये अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था. इनका वाटर मैनेजमेंट बहुत कमाल का था, इनका जो जल प्रबंधन है वो बहुत बढ़िया किस्म का था दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित था? तो ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने इनाम गांव की बात की थी. तो देखिए पीपीटी में बिल्कुल नीचे नदी का नाम लिखा हुआ था, तो इसका सही जवाब है
है सी, इनाम गांव। यहाँ पर भी बस्तियों की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर भी हमें अर्ली सेटलमेंट के एविडेंसेस दिखाई देते हैं। शुरुआती बस्तियों के साक्ष्य हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, उरुक, लोथल और मोहनजोदाड़ो। अब हमने सबके बारे में पढ़ा है। इसमें ना ऐसे प्रश्नों में एलिमिनेशन मेथड पे फोकस किया करो। सर हमने हड़प्पा भी पढ़ा है, हमने लोथल भी पढ़ा है, हमने मोहनजोदाड़ो भी पढ़ा है, उरुक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, उरुक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। उरुक जो है ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में था। ये मेसोपोटामिया, ये सुमेर या सुमेरियन सिविलाइजेशन का एक शहर था। तो जवाब हो जाएगा इसका बी, उरुक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, एक मन में विचार आया है कि एक शॉर्ट्स की हम सीरीज शुरू करते हैं। मेरा मानना यह है कि शॉर्ट में दो तरीके का काम हो सकता है। एक तो हम छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लें, जैसे हम डांस को कवर कर लें एक शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट डांस हो गए, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए। दूसरा मन में यह है कि क्यों ना एक शॉर्ट 1 मिनट का बनाया जाए और उसमें 10 या 15 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर को डिस्कस किया जाए। तो एक सीरीज हमारी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में अगर 10-12 क्वेश्चन या 10-12 फैक्ट आपने रिकॉल कर लिए। मेरा ज़्यादा मन स्टैटिक जीके पर है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को ना करें, हम जो भी 15 इंपॉर्टेंट डांस हैं या 20 इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, 20 इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, कुछ बुक्स हैं, ऐसे करके एक सीरीज चलाएं तो शायद इट विल हेल्प यू, है ना। शॉर्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे, कुछ काम के शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको जो आपकी मदद भी बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। मेरे मन में यह विचार है, मेरे सोचा है कि स्टैटिक जीके पर ध्यान देते हैं। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो स्टैटिक जीके की तरफ ज़्यादा है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भारत के वर्तमान से सोना प्राप्त किया। गोल्ड कहाँ से लेकर के आते थे? तो गोल्ड कर्नाटक से आता था। फिल्म भी आपने देखी होगी, है ना। फिल्म भी आपने देखी होगी, KGF, आई थिंक यही फिल्म थी, यश थे इसमें। ठीक, तो अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बस इसलिए बता रहा हूँ। कर्नाटक से सोना आता था। यहाँ कोलार गोल्ड फील्ड है, वहां से सोना आता था दोस्तों। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो हमारा बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लार्जली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। मुख्यतः एक धर्मनिरपेक्ष समाज था। ये बात सच क्यों है? याद कीजिए, हमने जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में पढ़ाया था, इंडस सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में पढ़ाया था, तो वहां हमने आपसे एक बात कही थी कि ये सभ्यता मुख्य रूप से एक लौकिक सभ्यता थी। ये जो सिविलाइजेशन है ये प्राइमरली एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी थी। इसमें जो धार्मिक तत्व थे, जो रिलीजियस एलिमेंट थे, वो कम पाए गए हैं। बड़े बड़े मंदिर हमें नहीं मिलते, बहुत बड़े स्तर पर ऐसी कोई विशिष्ट मूर्ति नहीं मिलती जिसको ये कहा जाए कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहे होंगे। रिलीजन के नाम पर हमें ग्रेट बात मिलता है और हम अज्यूम करते हैं कि शायद वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। हमें मदर गॉडेस मिलती हैं। मदर गॉडेस कई जगह से मिली हैं, हड़प्पा में भी है, मोहनजोदाड़ो में भी है। हमें पशुपतिनाथ की मोहर भी मिलती है, हमें पशुपतिनाथ की सील भी मिलती है जिसमें 4 हिरण हैं, एक हाथी बना हुआ है, एक बाघ बना हुआ है, एक बफेलो है, एक राइनो है। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। बट अगेन कई कई जगह हमें लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। बट कितना कनेक्टिविटी है, कितना ज्यादा है, वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं मिलता। जैसे आज से ना हजारों सालों के बाद कोई हमारी सिविलाइजेशन के बारे में पता करेगा ना, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ, इस समय तक जो इंसान है उनका कल्चरल एलिमेंट बहुत अच्छा डेवलप हो गया था। और बहुत सारे उसे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे कि वो डेफिनेटली ये बोल देगा कि यार इस समय के लोग रिलीजन में मानते थे, धर्म में माना करते थे। बट अबाउट इंडस लिमिटेड एविडेंसेस मिले हैं, बहुत अबंडेंस ऑफ एविडेंसेस नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट वर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक। ये भी बिल्कुल सही है कि अधिकांश हड़प्पा की बस्तियां नदियों के किनारे थी। बिल्कुल, जितनी भी फेमस साइट थी, या तो वो सरस्वती या सिंधु, इन दो में से किसी एक रिवर सिस्टम के पास हुआ करती थी। आप आमरी देख लो, कोटदीजी देख लो, चन्हूदड़ो देख लो, मोहनजोदाड़ो देख लो, ये सब इंडस के पास थी। बालाकोट भी इसी इलाके में था, हड़प्पा रावी के पास था। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग साइट हमें दिखाई देते हैं। ये सारे अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हमें दिखाई देते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी एक सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला है द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अर्बन। ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते ही यही है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, एशिया वर्ड का यूज कल भी नहीं किया था, भारतीय उपमहाद्वीप की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। तो इसका जवाब बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे डी, कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ सवाल थे जो आपको पता होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ना शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले कुछ बेसिक बातों को जरा समझ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये जो सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन, ये नाम कैसे आया है, क्या है, इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करना। तो एक वर्ड होता है और वो वर्ड होता है विद। ठीक है, एक वर्ड होता है दोस्तों और उस वर्ड का नाम है विद। विद एक धातु है, ये संस्कृत शब्द है। दिस इज द संस्कृत वर्ड। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत वर्ड है और इससे एक शब्द बना है वेद। इसी से एक वर्ड बना है वेद। और जो वेद हैं, वेदों से हमें जानकारी मिलती है, वेदों से हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की। ठीक है, वेदों से हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की, वैदिक सिविलाइजेशन की। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे चार वेद हैं, जो हमारे चार वेद हैं, वेद कितने हैं जी? चार हैं। एक है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें एक सभ्यता की जानकारी मिली, इन चारों वेदों से हमें एक सिविलाइजेशन के बारे में पता पड़ा। और चूंकि इस सिविलाइजेशन की जानकारी, चूंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें इन चार वेदों से मिली थी, यही कारण है हमने इसका नाम वैदिक सभ्यता रख दिया। क्योंकि इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बारे में हमें वेदों से पता चला था, इसीलिए हमने इस सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन बोला। अब इसका एक और नाम है। बेसिकली ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, या जो पूरी की पूरी ये सभ्यता है, इसको बसाने का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। इसको बसाने का जो श्रेय है वो आर्यंस को दिया जाता है। यही कारण है कि इस सभ्यता का एक और नाम है आर्य सभ्यता। इस सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है आर्य सभ्यता, या इसे हम आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये आर्य कौन थे, आखिर ये आर्य कौन थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, आर्य का जो मतलब होता है वो होता है नोबल, या कई जगह पर बेस्ट भी लिखा रहता है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। और आर्य कोई आर्य जो है ना, ये कोई नस्लीय समूह नहीं है। आर्य इज नॉट द रेशियल ग्रुप। आर्य मुख्य रूप से एक भाषाई समूह है। जो आर्य है ये प्राइमरली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ये प्राइमरली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यह एक भाषाई समूह है। तो ये बात याद रखना कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को बोलते थे, उस समूह को हमने ना, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को बोलते थे, उन्हें जनरली हमने कैटेगराइज कर दिया कि ये तो आर्य है। उन्हें जनरली हमने कैटेगराइज कर दिया कि ये तो आर्य है। ठीक है, आर्य। और ये भाषा बोला करते थे और इस भाषा का नाम था वैदिक संस्कृत। इस भाषा का नाम था वैदिक संस्कृत। ये वैदिक संस्कृत थी। इनकी लैंग्वेज जो थी वो वैदिक संस्कृत थी। दो तरह की संस्कृत होती है, एक लौकिक संस्कृत होती है और एक वैदिक संस्कृत होती है। लौकिक संस्कृत वो है जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। जो संस्कृत हमने अपने स्कूलों में पढ़ी है वो लौकिक संस्कृत है, और जिसमें वेद लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, अभी वेदों के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, तब चर्चा करेंगे। अब एक और बात याद रखना कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो तकरीबन 2600 बीसी के आसपास थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो एक शहरी सभ्यता थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक सभ्यता है, जो तकरीबन 1500 बीसी के आसपास की है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक रूरल सिविलाइजेशन थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक रूरल सिविलाइजेशन थी। तो यह बात ना विशेष तौर पर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन वाज अर्बन वेयर एज वैदिक सिविलाइजेशन वाज रूरल।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता थी, वहीं जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि जब हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हमने एक और नाम दिया है आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं, आर्य सभ्यता भी बोल सकते हैं। वैदिक सभ्यता इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है। वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमें 4 वेदास से मिलती है, विच इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता है, रूरल सिविलाइजेशन है। अब मामला यह है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा, जो पहला हिस्सा है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, ऋग्वैदिक पीरियड कहलाता है, और दूसरे हिस्से को हम उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अराउंड 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक पीरियड कहलाया, और 1000 बीसी से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल कहलाया। दोनों में अंतर ये था, दोनों में डिफरेंस ये था दोस्तों, कि जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता है, जो ऋग्वैदिक पीरियड की सोसाइटी है, मैप से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ऋग्वैदिक पीरियड की सोसाइटी है ये इंडस रिवर और सरस्वती रिवर वाले एरिया में थी। यहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ था, इस पर्टिकुलर इलाके में, जिसे हम बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं सप्त सप्त सैंधव रीजन। तो यहां पर विकास हुआ था। इस क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी इस समय की वो थी सिंधु। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर वॉज इंडस। लेकिन सबसे पवित्र जो नदी थी, सबसे पायस जो रिवर थी वो थी सरस्वती, वो थी सरस्वती। सरस्वती के लिए नदी तमा और माते तमा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, ऐसे शब्दों का प्रयोग सरस्वती के लिए हुआ है, ऐसे वर्ड्स का उपयोग सरस्वती के लिए हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों आप बोल रहे हो कि ये सिविलाइजेशन यहाँ थी? ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि जब आप ऋग्वेद को स्टडी करते हैं, जब आप ऋग्वेद को स्टडी करते हैं तो ऋग्वेद में हमें गंगा का उल्लेख, हमें गंगा का जिक्र, गंगा का मेंशन सिर्फ एक बार मिलता है, और यमुना का मेंशन हमें 3 बार मिलता है। तो ये दिखाता है कि इस समय पर जो लोग थे वो सिंधु और सरस्वती की घाटी में रह रहे थे, वो इंडस और सरस्वती की वैली में रह रहे थे। और वहीं जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे हैं, जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक आया, ये वो समय है जब गंगा घाटी क्षेत्र में वो आ चुके हैं। इस समय पर ये गंगा घाटी क्षेत्र में आ गए हैं, गंगा घाटी क्षेत्र में आ गए हैं, गंगा वैली रीजन में आ गए हैं। अब आपको कृष्णा जैसी नदियों का उल्लेख भी दिखाई देगा। तो ये विशेष तौर पर इनकी ज्योग्राफी ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में ये याद रखना है कि सर जो ऋग्वैदिक पीरियड है, जो कि 1500 से 1000 बीसी का पीरियड है, ये सप्त सैंधव रीजन में था। और वहीं दूसरी तरफ जो लेटर वैदिक पीरियड है, जो कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था, ये गंगा वैली वाले रीजन में था, गंगा घाटी वाले क्षेत्र में था। अब सप्त सैंधव का मतलब यह है कि इसमें 7 अलग अलग नदियां थी। इन 7 नदियों में एक तो थी इंडस, सिंधु नदी, और फिर इसकी 5 ट्रिब्यूटरी जिन्हें हम पंच नद के नाम से जानते हैं, और आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। जैसे एक नाम आपने झेलम का पढ़ा होगा, झेलम। झेलम को उस समय पर वितस्ता बोला जाता था, झेलम को उस समय व्यतस्ता बोला जाता था। आज इसे व्यथा भी बोला जाता है, कश्मीरी भाषा में वितस्ता बोला जाता था। यूनानी भाषा में इसे हाइडेस्पीस बोलते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर जब इंडिया आएगा और पोरस के साथ उसकी लड़ाई होगी तो वो यहीं पर होगी। इसके बाद एक और नदी है आज यहाँ चिनाब, एक और नदी है चिनाब। अब जो चिनाब है दोस्तों, तो चिनाब को अस्किनी बोला जाता है, अस्किनी, ओके, उस समय पर बोला जाता था। फिर एक और नदी आती है रावी। रावी का उस समय पर नाम था पुरुषनी, रावी का उस समय पर नाम था पुरुषनी। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर दसराग युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। रावी के बाद झेलम, चिनाब, रावी। इसके बाद एक और नदी आती है व्यास। व्यास को उस समय विपाशा बोलते थे, व्यास को उस समय विपाशा बोलते थे। फिर एक और नदी आती है सतलज। सतलज को उस समय शतुद्री बोलते थे। अब आप कहोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक गुरु हुए
एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने इन दोनों नदियों से बात की है। विश्वामित्र का डायलॉग है जिसे हम विश्वामित्र का रिवर डायलॉग बोलते हैं। और विश्वामित्र का जो रिवर डायलॉग है वो बेसिकली विपाशा और सतलज रिवर के साथ ही होता है। वो विपाशा और सतलज के साथ होता है। तो कितनी रिवर हो गई? 1 2 3 4 5 6 और आखिरी इसमें रह जाती है सरस्वती। जैसे आज घग्गर हकरा से माना जाता है, सरस्वती को तो नदी तमा कहा गया है, सरस्वती को माते तमा कहा गया है और सरस्वती को देवी तमा कहा गया है। ये इंग्लिश में भी यही वर्ड होंगे, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ऐसे शब्दों से रिप्रेजेंट किया गया है। इवन दोस्तों अभी हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 6th जो मंडल है, 6वां जो मंडल है, उसमें भी सरस्वती नदी का उल्लेख बहुत गहराई से मिलता है। बाकी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें हमें एक नदी सूक्त मिलता है। देयर इज अ सूक्त कॉल्ड रिवर सूक्त। उसमें लगभग हमें 21 नदियों की जानकारी मिलती है। ऑलमोस्ट हमें 21 रिवर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी रिवर्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारी नदियां थी, ऑल्दो हमने लिस्ट दे दी है पीपीटी में, पर हाँ इतना पता आपको होना चाहिए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में सप्त सैंधव क्षेत्र में था, सप्त सैंधव रीजन में था। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सप्त सैंधव का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सप्त सैंधव? तो सप्त सैंधव में क्या क्या आ गया? इंडस आ गया, फिर वितस्ता आ गया, अस्किनी है, पुरुषनी है, विपाशा है, शतुद्री है और सरस्वती है। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, 1000 से 600 बीसी के बीच में, ये गंगा घाटी क्षेत्र में है, ये गंगेटिक वैली में है। डिफरेंस ये रहा दोनों के बीच में, सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहा वो आयरन और एग्रीकल्चर का था। एक बहुत प्रोमिनेंट बात ये रही दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे लिखा हुआ है। इस समय के लोग पशुपालन का काम करते थे। इस समय के जो लोग हैं वो एनिमल हस्बेंड्री का काम किया करते थे। ठीक है, इस समय के लोग पशुपालन का काम करते थे, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे और आयरन से परिचित नहीं थे। लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे, लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से कृषि करने लगे। देखो वो भी एग्रीकल्चर करते थे पर बहुत कम, पर इन्होंने मुख्य रूप से कृषि करना शुरू कर दिया। इस समय पर जो एग्रीकल्चर है वो इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया। वर्ड में कंफ्यूज मत होना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल में जो प्राथमिक उद्योग था वो पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में जो प्राथमिक व्यवसाय था वो पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय कृषि हो गया। ऋग्वैदिक पीरियड में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था इट वाज एनिमल हस्बेंड्री, वेयर एज इन द लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वेयर एज इन लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक में लोगों को एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो भी बार्ले प्रोड्यूस कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था। अब ऐसा इसलिए था, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों रहा होगा, और ये लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोगों को लोहे का उपयोग करना नहीं आता था। ऋग्वैदिक पीरियड के लोग आयरन का यूज नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। अब इसी का प्रभाव पड़ा। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का उपयोग शुरू हुआ, कुल्हाड़ी बहुत ज्यादा बनती थी, एक्स बहुत ज्यादा बनती थी, तो कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। अब गंगा घाटी वाला क्षेत्र तो बहुत उपजाऊ है, जो गंगा वैली वाला रीजन है वो बहुत फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी अलूवियल सॉइल पाई जाती है, वहाँ बहुत अच्छी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जंगलों को साफ करते गए और खेती करने लगे, जैसे फॉरेस्ट को क्लीन करते गए और एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश करते चले गए। तो ये दोनों बातें याद रखना विशेष तौर पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि पशुपालन क्यों, एनिमल हस्बेंड्री क्यों। देखो आर्यंस के ओरिजिन को लेकर के ना बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं कि सर जो आर्य हैं आखिर इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और बहुत सारी, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, मल्टीपल थ्योरीज हैं आर्यों के ओरिजिन को लेकर के, मल्टीपल थ्योरीज हैं आर्यों के ओरिजिन को लेकर के। एग्जाम्पल के लिए LD कल्ल साहब कहते हैं कि यार ये तो कश्मीर से आए थे। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि ये ब्रह्मार्षि देश से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि नहीं, आर्य कहीं से आए नहीं थे, जहां पर वो रहते थे वहीं से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप कर लिया। DS त्रिवेदी कहते हैं ये मुल्तान से आए थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नहीं, ये रूस से आए थे। मैक्स मूलर का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जो हम आज मानते हैं, मैक्स मूलर ने कहा कि नहीं, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और पंडित
बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक प्रसिद्ध किताब भी लिखी, बुक भी लिखी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे और इनकी एक किताब थी आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा नहीं, ये तो तिब्बत से आए थे। हर्ट और पेनका ने कहा कि ये तो जर्मनी से आए थे। गाइल्स ने कहा कि ये दंड्यूब घाटी से आए थे। क्या सब ये जानना जरूरी है? नहीं। इंपॉर्टेंट हमें यह पता होना चाहिए कि सर तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर ने यह कहा था, मैक्स मूलर ने यह कहा था कि ये कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है, वो सेंट्रल एशिया से हुआ है। ठीक है, सेंट्रल एशिया जिसमें आज कजाकिस्तान वाला इलाका होता है। अब यहां पर घास पाई जाती है, यहां पर घास पाई जाती है, और वो जो घास यहां मिलती है ना, तो जहां पर भी घास ज्यादा मिलेगी वहां पशुपालन ही ज्यादा होगा, वहां पर एनिमल हस्बेंड्री ही ज्यादा होगी। तो घोड़े का उपयोग करते थे, पशुपालन करते थे। अगर ये यहाँ से आए तो चूंकि इन्हें पशुपालन का ही अनुभव था, तो भारत में आकर के भी ये पशुपालन करने लगे, बिकॉज उनको एनिमल हस्बेंड्री का ही एक्सपीरियंस था। तो वो इंडिया आकर के भी एनिमल हस्बेंड्री ही करने लगे। तो ये एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है इस चीज का। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, वहीं पर जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने जो किताब लिखी जिसका नाम है आर्कटिक होम टू वेदास, सब कुछ लिखा है, बस सुनना ध्यान से, आर्कटिक होम टू वेदास। इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ये नॉर्थ पोल से आए हैं, पर एविडेंस नहीं मिले हैं। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि ये तिब्बत से आए हैं। बस इतना ही याद रखना, इतने में हमारा काम बन जाएगा, इससे ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया, अभी बहुत ही बेसिक बातों की चर्चा हमने कर ली दोस्तों। एक बार देखो, ये मध्य एशिया वाला इलाका है, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, वहां से संभवतः आर्य भारत में आए थे। और आर्य कोई एक शाखा में भारत नहीं आए थे, आर्य कोई एक सिंगल ब्रांच में इंडिया नहीं आए थे, ये मल्टीपल ब्रांचेस में इंडिया आए थे। ये अलग अलग शाखाओं में भारत आए थे और अलग अलग जगह छोटे छोटे कबीले बना करके रहने लगे। तो जब शुरुआत भारत में हुई ना इनकी, तो छोटे छोटे इनके ग्रुप हुआ करते थे और उन्हीं ग्रुप्स को हम इनका कबीला या इनकी ट्राइब बोला करते थे। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार याद करते हैं। सर सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि जो वैदिक सभ्यता, ये कैसे आया? सर संस्कृत में एक शब्द होता है विद, वहां से शब्द बना है वेद। और चूंकि एक सभ्यता है और उस सभ्यता की जानकारी हमें चार वेदों से मिलती है, यही कारण है कि उसे हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज उसको बनाने वाले लोग आर्यंस थे। आर्य कहां से आए हैं? तो मैक्स मूलर के हिसाब से जो आर्यंस हैं वो मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से वो नॉर्थ पोल से आए हैं। दयानंद सरस्वती के हिसाब से वो तिब्बत से आए हैं। टाइम पीरियड क्या था? ऋग्वैदिक जो काल था वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का है, और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 600 बीसी से लेकर 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का है। तो 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वैदिक पीरियड है और 1000 से 600 बीसी के बीच में लेटर वैदिक पीरियड है। ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे और उत्तर वैदिक काल के लोग गंगा घाटी में रहते थे। ऋग्वैदिक पीरियड के लोग आयरन यूज नहीं करते थे, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन यूज होने लगा था। एक और बात याद रखना, ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था, पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। ठीक, रिवीजन करते रहेंगे बीच बीच में ताकि चीजें याद हो सकें बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा ना आज मैं अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ाता रहा हूँ मूल रूप से। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आई रियली बिलीव कि ऐसे में आपको बहुत सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। ठीक, चलो। तो ये कुछ ना अब वर्ड हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक वर्ड, ये तो आपको पता पड़ गया, सप्त सैंधव क्या होता है ये आपको पता है। एक वर्ड निकल करके आता है और ये वर्ड है ब्रह्मार्षि देश। एक शब्द है ब्रह्मार्षि देश, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो याद रखना, गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका है, जैसे ये गंगा नदी बहती है, गंगा के बीच यहां से यमुना आती है इस तरीके से निकल करके, तो इसके बीच का जो इलाका है इसे ब्रह्मार्षि देश बोला जाता है। बेसिकली गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है उसे वेद और पुराणों में ब्रह्मार्षि देश का नाम दिया गया है। हिमालय और विंध्यन के बीच का जो इलाका है, यहाँ पर हिमालय माउंटेन है और यहाँ पर विंध्यन माउंटेन है, तो इसके बीच का जो इलाका है इसे मध्य देश बोला गया है।
इसे मध्य देश बोला गया है। इट वॉज कॉल्ड मध्य देश। और वही सरस्वती और उसकी ट्रिब्यूटरी दृष्टवती, एक नदी है सरस्वती, उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी दृष्टवती। इनके बीच के रीजन को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। इनके बीच के रीजन को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। जो ब्रह्मार्षि देश है वो कहा जाता था गंगा और यमुना के बीच की भूमि को। जो ब्रह्मावर्त है वो सरस्वती और दृष्टवती के बीच की जो जमीन है। और मध्य देश कहा जाता था हिमालय और विंध्य के बीच के रीजन को। ठीक है, लेटर वैदिक के जो लोग थे उत्तर वैदिक काल में, वहां पे नर्मदा और गंडक का भी उल्लेख मिलने लगा। नर्मदा को रेवा कहा जाता था, गंडक को सदा नीरा कहा जाता था। जैसा हमने बताया कि सिंधु सबसे ज्यादा उल्लेख की जाने वाली नदी है। अगर ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा मेंशन किसी रिवर का हुआ है दैट इज इंडस। लेकिन सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है, सबसे सेक्रेड जो रिवर मानी गई है, वो है सरस्वती। सरस्वती को नदी तमा कहा गया। और यह भी हमने आपको बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड में यमुना का 3 बार मेंशन हुआ है और गंगा का 1 बार मेंशन हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का सिर्फ 1 बार मेंशन है और यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है, जो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ये सिविलाइजेशन सप्त सैंधव वाले रीजन में थी। ये सभ्यता सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में थी उस समय पर। ठीक है, चलो अब देखो ये वही नदियां हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। एक बार और मैप में देख लो ताकि चीजें याद हो जाए, क्योंकि रिवर्स के नाम पूछे जाते हैं, नदियों के पुराने नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें तो हिमालय के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है और हिमालय की एक चोटी को मूजवंत कहा गया है। हिमालय के लिए हिमवंत कहा गया है और उसके एक पीक को मूजवंत कहा गया है। अब यहाँ एक नदी है वितस्ता। तो वितस्ता मतलब कौन सी नदी हो गई सर? झेलम। यहाँ एक और नदी है अस्किनी। अस्किनी मतलब कौन सी नदी हो गई? चेनाब। यहाँ एक और नदी है परुष्णी। परुष्णी मतलब कौन सी नदी हो गई? रावी। यहाँ एक और नदी है विपाशा मतलब ब्यास। यहाँ एक और नदी है शतुद्री मतलब सतलज। विपाशा और शतुद्री के बीच में ही विश्वामित्र का संवाद हुआ था। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ और नदियां हैं, जैसे ये सुवास्तु नदी है, तो सुवास्तु का अब नाम हो चुका है स्वात। ठीक है। यहाँ एक और नदी है कुभा। कुभा का नाम अब हो चुका है काबुल। कुभा का नाम अब हो चुका है काबुल। यहाँ एक और नदी है कुर्मू। कुर्मू का नाम अब हो गया है कुर्रम। कुर्मू का नाम क्या हो गया? कुर्रम। और जो गोमती, गोमती का नाम अब हो चुका है गोमल। गोमती का नाम अब हो चुका है गोमल। अब जब भी मैं गोमती नदी के बारे में सुनता हूँ, मैं इतनी ज्यादा एक रील देख चुका हूँ, और स्पेशली गगन सर की रील में तो जरूर मैंने देखा है कि एक चेयरमैन साहब हैं एक संस्था के, उनके पीछे वो एक गाना लगा दिया जाता है, तो तुरंत मुझे वो याद आता है। वैसे गोमती के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं। आज गोमती नदी एक गंगा की सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो उत्तर प्रदेश में एक फुलहर झील वाला इलाका है, फुलहर लेक वाला इलाका है, फुहर लेक वाला इलाका, वहां से ओरिजिनेट होती है। लेकिन ये वो वाली गोमती नहीं है। ये जो गोमती है ये गोमल वाली गोमती है। तो ये पुरानी नदियों के नाम है, बस याद रखिएगा। तो हो सकता है यहाँ से भी एक आध सवाल आ जाए। ऑब्वियसली पुराने नामों से प्रश्न आता ही रहा है, जो पुराने समय के नदियों के नाम रहे हैं वहां से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये हमने ज्योग्राफी भी डिस्कस कर ली, हमने एक प्रकार से नदियों के नाम भी डिस्कस कर लिए, इन सभी बातों को हमने पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ भी ना हमने कुछ रिवर्स के नाम दे दिए हैं अलग से, अगर आपको पढ़ना हो, पूरी तरीके से पढ़ना है आपको, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, 5-10 सेकंड के लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि ध्यान से आप इन्हें याद कर लें। बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा, एक बार ये पढ़ो, फिर तुरंत मैं आपसे सवाल करूंगा कि किस नदी का नाम क्या था, और फिर हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आएंगे, दैट इज वैदिक साहित्य। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो चलो एक बार जल्दी से कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे है कि विपाशा नदी किसको कहा जाता था? तो सर विपाशा जो नाम है वो व्यास नदी का था। झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता। किस नदी को गोमती कहा जाता था? सर गोमल नदी के लिए गोमती शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। किस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था? हिमालय और विंध्य के बीच का जो एरिया है उसे विंध्य देश कहा जाता था।
ठीक, तो इतनी बातें याद रखना। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर के देखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन से जो पूछे गए हैं, तो साहित्य से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, लिटरेचर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, सारी बातों को समझते हुए और याद करते हुए। ठीक है, पहले ना कुछ बातों को बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे। देखो, ये जो वर्ड होता है ना, जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं और वर्ड है वैदिक साहित्य। हम शब्द का उपयोग कर रहे हैं वैदिक साहित्य अर्थात वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य जो है, इसमें चार चीजें आती हैं, ये ध्यान रखना। वेदों में या वैदिक साहित्य में चार चीजें आती हैं। सबसे पहला हिस्सा कहलाता है संहिता। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं, इसको वेद बोलते हैं। ये बेसिकली मंत्रों का संकलन है। ये जो है, ये मंत्रों का संकलन है। इट इज द कंपाइलेशन ऑफ मंत्रा और हिम्स। इनकी संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है और अथर्ववेद आता है। जो दूसरा हिस्सा कहलाता है, उसे हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उसे हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें यज्ञ के विधि विधान बताए गए हैं। इसमें यज्ञ के विधि विधान बताए जाते हैं कि कैसे यज्ञों को करना चाहिए। जो यजनास होते हैं, यजनास, उनके रिचुअल्स बताए जाते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो लार्जेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है शतपथ ब्राह्मण। वो है शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो तीसरा हिस्सा होता है, वो होता है आरण्यक। वो होता है आरण्यक। अब ये जो वर्ड है, इस पर एक मूवी भी बनी थी, अगर आपको याद हो तो, वेब सीरीज। आरण्यक का मतलब होता है वन। आरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ध्यान की बात की जाती है, जिसमें मेडिटेशन की बात की जाती है। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह जैसे सब्जेक्ट होते हैं। और फिर एक और इसमें हिस्सा आता है, जो इसका लास्ट पार्ट है, जो कि इसका लास्ट हिस्सा है, और इसका मतलब होता है उपनिषद। ये वैदिक साहित्य का आखिरी भाग होता है, ये वैदिक लिटरेचर का लास्ट पार्ट है। यही कारण है कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठना, जो भी आपका टीचर है उसके पास बैठ करके नॉलेज को अटेन करना, ये उपनिषद का मतलब होता है। और जो उपनिषद हैं, इनकी संख्या 108 है। देयर आर 108 उपनिषद। तो इन चारों को मिला करके ही वैदिक साहित्य कहा जाता है। जब इन चारों को आप आपस में मिला देते हैं, तो इसी को हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। इसमें संहिता है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें आरण्यक है, और इसमें उपनिषद है। और जैसा हमने आपको बताया, जैसा एक्सप्लेन किया, कि जो संहिता है, ये मंत्रों का संकलन है, ये कलेक्शन ऑफ मंत्राज है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें यज्ञों की विधि और कर्मकांड की व्याख्या है। एक्सप्लेन द रिचुअल एंड सेरेमनीज ऑफ वेदा। ठीक है, यज्ञ की। शतपथ जो ब्राह्मण है, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण जो है, वो लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक, अरण्य का मतलब होता है वन, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, सिटिंग नियर द टीचर टू गेन नॉलेज। और उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। जो उपनिषद है, इनका नंबर 108 है। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पता है कैसा आ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? और वहां 4 ऑप्शन दे सकता है, संहिता, उपनिषद, आरण्यक और उपवेद। तो याद रखिएगा, 4 ही पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इन चारों के अलावा कुछ भी बोल दे, इन चारों के अलावा कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। वो वैदिक साहित्य का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, वो वैदिक साहित्य का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि सर, ये जो शब्द है वेद, ये विद नाम की धातु से बना है, और यहीं से वैदिक सभ्यता निकल के आई है। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन कहते हैं। अब वेदों के बारे में कुछ बेसिक बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। वेदों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना। देखो, वेद जो है, ये भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। ये इंडिया के ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर है।
वेदों में भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, अथर्ववेद इज कंपैरेटिवली रिलेटिवली न्यू। तो ये भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, ये इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है। दूसरा, वेदों के बारे में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेदों को 2 वर्ड से डिफाइन किया जाता है। एक वर्ड होता है वेद के लिए अपौरुषेय और दूसरा वर्ड होता है श्रुति। एक वर्ड होता है अपौरुषेय और दूसरा वर्ड होता है श्रुति। वेदों के बारे में यह कहा गया कि वेदों को इंसानों ने नहीं लिखा है। वेदास आर नॉट रिटन बाय द ह्यूमन। तो सर कैसे आए वेद? वेदों के बारे में कंसेप्ट यह है कि ऊपर देवता थे, देवता ज्ञान दे रहे थे और जो इंसान हैं वो इन्हें सुन रहे थे। इंटरेस्टिंगली, जिस समय पर वैदिक पीरियड था उस समय पर लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी लेकिन स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। भाषा का विकास हो चुका था लेकिन लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो हम बोल तो सकते थे पर हम चीजों को लिख नहीं सकते थे। तो याद कैसे रखते? तो याद रखते थे वेदों को, पूरे के पूरे वेदों को याद रखा जाता था। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी जनरेशन, जब तक कि राइटिंग डेवलप नहीं हो गई तब तक लोग वेदों को याद रखते गए। इसलिए इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है, जो कि सुन करके हमने याद किया है। और इसे इंसानों ने नहीं लिखा, इट इज नॉट रिटन बाय द ह्यूमन, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। दैट इज वाई वेदास आर नोन एज द अपौरुषेय। तो देखो, इसका संकलन किया गया है, इट वॉज कंपाइल, लिखा तो है नहीं, इसका संकलन किया है और संकलन किया है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इसको कंपाइल किया है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है, अभी आपको बताया, लैंग्वेज इनकी वैदिक संस्कृत है। और जब इन्हें बाद में लिखा गया, बहुत बाद में लिखे गए वेद, वेद उस समय पर नहीं लिखे गए। कहने का मतलब यह है कि वैदिक टाइम पीरियड क्या है? वैदिक टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। इस टाइम पीरियड में वेदों को नहीं लिखा गया बिकॉज स्क्रिप्ट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। स्क्रिप्ट जब आगे आके हमने डिस्कवर कर ली, तब हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में वेदों को लिखा है। तो यहां से सवाल क्या बनेगा? पहला, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर दी वैदिक लिटरेचर? क्या जवाब दोगे? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक। दूसरा सवाल, वेदों की भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ वेद? जवाब दोगे वैदिक संस्कृत। वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ वेदा? ब्राह्मी। अगला, वेदों का संकलन किसने किया? हु कंपाइल्ड वेदा? जवाब दोगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय और श्रुति कहा जाता है। वेदों को निगम भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों में जो लिखा है वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, पर वो सब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब जो वेद हैं तो इनकी संख्या कितनी है जी? क्लियर आपको दिख रहा है कि सर वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? सर ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसमें से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। तो ये जो 3 वेद हैं, ये जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्यों सर? ऐसा इसलिए कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के जो सब्जेक्ट हैं, ये परलौकिक ज्यादा हैं, ये सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा बात करते हैं। लेकिन जब आप अथर्ववेद को पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में लौकिक दुनिया की ज्यादा बात की गई है, हमारी डे टू डे लाइफ या हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ की ज्यादा बात की गई है। उसमें जादू टोने की बात की गई है, तंत्र मंत्र की बात की गई है, उसमें चर्चा की गई है आयुर्वेद के बारे में भी, औषधियों के बारे में बात की गई है। तो इसलिए आयुर्वेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसमें लौकिक विषय, आज हमारी डे टू डे लाइफ का ज्यादा जिक्र होता है। जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में परलौकिक दुनिया की ज्यादा बात है, सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा बात की गई है, तो ये वेद त्रयी कहलाते हैं। ऐसे ही एक शब्द आपने और सुना होगा, प्रस्थान त्रयी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर प्रस्थान त्रयी में क्या आता है। तो प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आती हैं, उपनिषद आता है, ब्रह्मा सूत्र आता है और भगवत गीता आती है। इसमें उपनिषद आता है जो कि श्रुति साहित्य है, भगवत गीता स्मृति, स्मृति मतलब इसे लिखा गया है,
और ब्रह्मा सूत्र है जो कि न्याय, न्याय जिसमें तर्क की बात की गई हो, जिसमें डिसीजन मेकिंग की बात की गई हो। तो 3 चीजें आती हैं, कंफ्यूज मत होना। ये ब्रह्मा सूत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ये ब्रह्मा सूत्र है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो वेद त्रयी में क्या क्या आएगा दोस्तों? वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आएगा। और प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आएगा? तो प्रस्थान त्रयी में प्यारे दोस्तों उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र और भगवत गीता आएगा। उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र और भगवत गीता आएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब सबसे पहले वेद के बारे में हम पढ़ेंगे और पहला वेद है ऋग्वेद। अब जैसा यहां पर आपको दिख रहा है, जैसा यहां क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद भी है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों को 85 अनुवाक में बांटा गया है। इन 85 अनुवाकों को सूक्त में बांटा गया है और सूक्त को ऋचाओं में बांटा गया है। एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, ये 2 बातें तो फिक्स हैं कि देयर आर 10 मंडल्स इन दी ऋग्वेदा। ये भी फिक्स है देयर आर 1028 सूक्तास इन दी ऋग्वेदा, कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब मंत्रों का एक पूरा का पूरा गुच्छा, अ सेट ऑफ मंत्रास। ठीक है, ये जो डेटा है 10,552 ऋचाएं, 10,552 वर्सेस, ये बदलता रहता है। कुछ किताबों में इसे कहा गया है 10,560 कर देते हैं, कुछ किताबों में 10,448 कर देते हैं, कुछ में 548 कर देते हैं। इसलिए आप देखना, मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मंडल हैं, 10 हैं। सूक्त से क्वेश्चन पूछा गया है कितने सूक्त हैं, 1028 हैं। अनुवाक से क्वेश्चन पूछा गया है कितने अनुवाक हैं, 85 अनुवाक हैं। यहां से सवाल बहुत कम आता है, बहुत कम, अदरवाइज वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि जितने भी वेद है ना, उन वेदों को जो पढ़ता है, जो भी उन वेदों का पाठ करता है, जितने भी वेद हैं, जो भी उन्हें रिसाइट करता है, जो भी उनका पाठ करता है, तो उसे ऋत्विज कहा जाता है, उसे ऋत्विज कहा जाता है। तो कितने ऋत्विज होते हैं? 4। ऐसा व्यक्ति जो कि ऋग्वेद को रिसाइट करता है उसे होत्र कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सामवेद को पढ़ता है उसे उगदाता बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे अध्वर्यु बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसे ब्रह्मा बोला जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद का पाठ करता है वो होत्री कहलाता है, जो सामवेद का पाठ करता है वो उगदाता कहलाता है, यजुर्वेद का जो पाठ करता है वो अध्वर्यु कहलाता है, और अथर्ववेद का जो पाठ करता है उसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं या वन लाइनर के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। इन्हीं को हम ऋत्विज के नाम से जानते हैं। अब देखें कुछ और बातें समझें कि ऋग्वेद की जो तुलना है, ऋग्वेद का जो कंपैरिजन है, ये पारसी ग्रंथ ईरान का जैंद अवेस्ता से की जाती है। एक पर्शियन जैंद अवेस्ता का टेक्स्ट है जिसमें जोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में बताया गया है, उससे इसकी तुलना की जाती है। जैंद अवेस्ता और इसमें समानता पाई गई है, जैंद अवेस्ता और ऋग्वेद में सिमिलैरिटी पाई गई है। अभी हम एक इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन। उसमें बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनका जिक्र भारत में होता है, वो बोगाज कोई इंक्रिप्शन में मिले हैं जो एशिया माइनर, टर्की वाले इलाके में आता है। दैट वी विल डिस्कस टुमारो। जो सबसे पुराना मंडल है, कितने मंडल हैं? 10। इन 10 मंडलों में से जो सबसे पुराना मंडल है वो है 2 से लेकर के 7। 2 से लेकर के 7 जो हैं ये सबसे पुराने माने जाते हैं। वहीं जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसे नया माना जाता है। 2 से लेकर के 7 ये सबसे पुराने माने जाते हैं और 10वें मंडल को सबसे नया माना जाता है। इसमें नृत्य शब्द का उल्लेख है। नृत्य शब्द के उल्लेख के अलावा वामन अवतार का उल्लेख भी किया गया है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं, उसमें एक अवतार वामन अवतार भी है। 10 अवतार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वामन अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जो वामन अवतार है उसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है दोस्तों। तो ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आइए और कुछ देख लेते हैं। अब ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों में क्या क्या दिया गया है यह भी देखिए। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है
इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है जो देवी सावित्री को समर्पित है, ऋषि विश्वामित्र से संबंधित। और यह भी हमने आपको बताया था कि इसी तीसरे मंडल में नदी संवाद दिया गया है, रिवर डायलॉग दिया गया है, जहां पर विश्वामित्र बात कर रहे हैं व्यास और सतलज से, अर्थात विपाशा और शतुद्री से। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है, जिससे ऋषि विश्वामित्र जुड़े हुए हैं। जो गायत्री मंत्र है, इट इज मेंशन्ड इन दी थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, जिससे विश्वामित्र ऋषि जुड़े हुए हैं। जो ऋग्वेद का सातवां मंडल है, इससे ऋषि वशिष्ठ जुड़े हुए हैं और इसमें दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है, बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात की गई है। मामला कुछ ऐसा हुआ कि परुष्णी नदी के किनारे 10 अलग अलग 11 ट्राइब्स के बीच में युद्ध हो रहा था। जैसे मान लो ये रावी नदी है, रावी को उस समय परुष्णी बोला जाता था। तो एक तरफ इसमें था भरत कबीला, एक तरफ इसमें था भरत कबीला, और यहाँ पर थे 10 अन्य कबीले, 10 अन्य कबीले। ठीक है, यहां पर एक था भरत ट्राइब या भरत क्लैन, और यहां पर थे 10 अदर ट्राइब, जिसमें यदु का नाम आता है। ठीक है, जिसमें यदु का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुर्वसा का नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम निकल करके आते हैं। भरत जो कबीला है, इसकी तरफ थे ऋषि वशिष्ठ, और जो 10 अन्य कबीले हैं, इनकी तरफ थे विश्वामित्र, इनकी तरफ थे ऋषि विश्वामित्र। इसमें भरत कबीले की जीत होती है। हमने याद है, हमने पढ़ा था कि भारत जो शब्द है, उसका पहला मेंशन हमें ऋग्वेदा में मिलता है भरत के रूप में, उसका पहला मेंशन ऋग्वेदा में मिलता है। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? रावी या पुरुष्णी नदी के किनारे हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भरत कबीला और 10 अन्य कबीलों के बीच में हुआ था। भरत कबीले को लीड कर रहे थे सुदास। फिर आता है जी आठवां मंडल। आठवें मंडल की जो ऋचाएं हैं, आठवें मंडल के जो वर्सेस हैं, उन्हें खिल कहा जाता है। आठवें मंडल की जो ऋचाएं हैं, उन्हें खिल कहा जाता है। फिर आता है नौवां मंडल। नौवां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू सोम। अब जो सोम है वो एक प्रकार का पेड़ था, और उस पेड़ से एक पेय पदार्थ बनाया जाता था जो आर्यों को बहुत पसंद था। जो सोम है वो एक प्रकार का प्लांट था, और उस प्लांट से एक ड्रिंक बनाई जाती थी, एंड दैट वाज कॉल्ड सोम रस, and Somras was very popular among the Aryans. Somras was very popular amongst the Aryan. तो जो सोम के लिए समर्पित मंडल है वो नौवां मंडल है। तो यहां से क्या क्या सवाल बनेगा? तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र, गायत्री मंत्र और नदी संवाद। थर्ड मंडल विश्वामित्र, गायत्री मंत्र एंड रिवर डायलॉग। ठीक है। सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि, दसराग युद्ध। सातवां मंडल वशिष्ठ ऋषि, दसराग युद्ध, परुष्णी नदी। सेवेंथ मंडल ऋषि वशिष्ठ, बैटल ऑफ 10 किंग, परुष्णी रिवर। आठवां मंडल ऋचा खिल, एट्थ मंडल वर्सेस खिल। नौवां मंडल सोम, नौवां मंडल सोम, नाइन्थ मंडल सोम। 10वां मंडल जो सबसे नया मंडल है, जिसे महासूक्त भी कहा जाता है, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। एक्चुअल में सब कुछ पुरुष सूक्त में, विवाह सूक्त, राजदीय सूक्त, ये सब इसी का हिस्सा है। और जो पुरुष सूक्त है, यहीं से 4 वर्णों की व्यवस्था की शुरुआत हुई, यहीं से 4 वर्णा सिस्टम की शुरुआत हुई। पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक विराट पुरुष है, देयर इज द माइटी गॉड, और विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा पुरुष सूक्त के अलावा अपार्ट फ्रॉम दी पुरुष सूक्ता, इसमें विवाह सूक्त भी है, नासदीय सूक्त भी है, नदी सूक्त भी है जिससे नदियों की जानकारी मिलती है, और हिरण्यगर्भ सूक्त भी है। इंग्लिश में भी यही नाम होंगे, नाम नहीं बदलेंगे। हिरण्यगर्भ जो सूक्त है, ये बहुत हद तक ना बिग बैंग थ्योरी की तरह है दोस्तों। हिरण्यगर्भ सूक्त ये कहता है कि बहुत जितना भी जो कुछ भी संसार है वो हिरण्य के गर्भ से निकला है, अर्थात एक बहुत बड़ी पावर है, उसके गर्भ से सभी का ओरिजिन हुआ है। तो ये बातें याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रश्न यही बना हुआ है कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो वर्णा सिस्टम का ओरिजिन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से होती है, ऋग्वेद के 10th मंडल से होती है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त दिया गया है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद के 10th मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहां से इसका ओरिजिन होता है।
यह याद रखना कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ऐत्रेय में राज्य अभिषेक की जानकारी दी गई है, कोरोनेशन की जानकारी दी गई है और राजा को धर्मस्य गोप्ता कहा गया है। किंग वॉज कॉल्ड धर्मस्य गोप्ता। कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें कहा गया है कि जर जोरू और जमीन की वजह से लड़ाइयां होती हैं, गोल्ड विमेन और लैंड की वजह से ही लड़ाइयां होती हैं। उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद और उपवेद है आयुर्वेद। देखो ये सवाल पूछा गया है कि कौशितकी का संबंध किससे है, तो कभी भी ऐत्रेय और कौशितकी आए, इनका संबंध ऋग्वेद से ही होगा। ऐत्रेय और कौशितकी आए तो इनका संबंध ऋग्वेद से ही होगा। ठीक है जी, तो ये बातें याद रखिएगा। तो ये ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ऋग्वेद के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। ठीक है, अभी रिवीजन भी कराएंगे, चारों वेद पढ़ लेते हैं फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद आता है यजुर्वेद। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, तो इस इमेज में क्या बना हुआ है, यज्ञ बना हुआ है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ की जानकारी मिलती है, जिससे हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद पूरी तरह से यज्ञों को समर्पित एक वेद है, पूरी तरीके से यज्ञों को समर्पित एक वेद है। इसीलिए जब कोई पांडित्य की पढ़ाई करने के लिए जाता है, वो हमेशा अपना पहला कार्य यजुर्वेद और यजुर्वेद पर लिखे हुए भाष्यों को पढ़ना समझता है। दूसरा, यहां शतपथ ब्राह्मण बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण टेक्स्ट है और यह यजुर्वेद का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ यजुर्वेद। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने शुरू में ही आपको बता दी। आइए देखते हैं विषय वस्तु। यज्ञ और कर्मकांड की जानकारी पढ़ चुके हैं। जो भी इसका पाठ करता है वो अध्वर्यु कहलाता है। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जो प्रोज और वर्ड्स दोनों में है। बाकी सब वर्सेस में है, ये प्रोज और वर्ड्स दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ये प्राचीनतम और सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें पुरवरा और उर्वशी का आख्यान दिया गया है, पुरवसा और उर्वशी का डायलॉग दिया गया है। उपवेद जो है वो धनुर्वेद है, उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। ये याद रखिएगा कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। अब कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं जहां से सवाल बनने की संभावना है। देखो दोस्तों, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है। यजुर्वेद इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं और ये दो भागों में बटा है। एक है माध्यान्दिन शाखा और दूसरा है कण्व शाखा। और वहीं जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसी का हिस्सा है काठक, मैत्रायणी, कपिष्ठल और तैतरेय। जो याद रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं पर भी मैत्रायणी और तैतरेय आए, जैसे ऐत्रेय और कौशितकी आएगा मतलब वो ऋग्वेद है, ऐत्रेय और कौशितकी आएगा मतलब वो ऋग्वेद है। इसी तरह कहीं पर भी मैत्रायणी और तैतरीय आए, कहीं पर भी मैत्रायणी और तैतरीय आए, हमेशा याद रखना इसका मतलब है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक, यजुर्वेद के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। एक है श्वेत यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। आइए अब उपनिषद के बारे में जानते हैं, जहां से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। देखो, सवाल उपनिषद से दो बनते हैं। एक तो कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है और दूसरा उपनिषद में कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे एसएससी में पूछा गया कि जबाली जो उपनिषद है जिससे हमें 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है, वो किस वेद से जुड़ा हुआ है। सवाल पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कहां से आया है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें दिया गया है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का डायलॉग किसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं। यहां देखें, सबसे पहले है बृहद आरण्यक उपनिषद। जो बृहद आरण्यक उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ईश उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य और मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है ईश। हमने पहले ही बता दिया, तैत्रेय और मैत्रायणी, जहां पर भी तैत्रेय और मैत्रायणी आएंगे मतलब उन दोनों का ही जो संबंध है वो यजुर्वेद से है। जहां पर भी तैत्रेय और मैत्रायणी वर्ड यूज होगा, इट मींस दे बोथ आर एसोसिएटेड विद द यजुर्वेदा। फिर आता है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में है यम नचिकेता संवाद, बेतहाशा इंपॉर्टेंट। किस उपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है।
किस उपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है, यम और नचिकेता का जो डायलॉग है, वो हमें कठ उपनिषद में मिलता है। वो कहाँ मिलता है जी? वो हमें कठ उपनिषद में मिलता है। ठीक है। फिर आता है श्वेताश्वर उपनिषद। अब श्वेताश्वर का मतलब होता है सफेद अश्व द्वारा वाहित, कैरीड बाय अ व्हाइट हॉर्स, और इसमें भक्ति शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। और जबाली उपनिषद, जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक छांदोग्य उपनिषद है, अभी हम पढ़ेंगे, सामवेद से जुड़ा हुआ है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। देयर आर 3 आश्रम मेंशन्ड इन द छांदोग्य उपनिषद ऑफ सामवेदा। उसमें बात की गई थी ब्रह्मचर्य की, गृहस्थ की और वानप्रस्थ की। जब जबाली उपनिषद आया, जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। 4 आश्रम वर मेंशन्ड, किसमें? जबाली उपनिषद में। ठीक है, तो इनके उपनिषद याद रखिएगा। बृहद आरण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द का उपयोग है। और जबाली उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है जी अगला, सामवेद। अब जैसा आप देख पा रहे हैं फोटो में क्या बना हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बस याद रखना कि सामवेद को भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। इंडियन म्यूजिक का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है सामवेद को। इंडियन म्यूजिक का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। अब सामवेद, इसमें जो ऋचाएं, अब देखो सामवेद की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामवेद में मंत्रों की संख्या 1895 है, 75 है, सॉरी 75 है। और इसमें से जो 1800 मंत्र हैं, जो 1800 मंत्र हैं, ये पता है कहां से लिए गए हैं? दे आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। इन्हें ऋग्वेद से लिया गया है, इन्हें ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद सबसे छोटा वेद है। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद सामवेद को माना जाता है। और इसमें क्या किया गया कि मंत्रों को गायन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। जो भी हिम्स थे उनको सिंगिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, ताकि उन्हें और लंबे समय तक आसानी से याद रखा जा सके। यही कारण है कि सामवेद को हम भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ बोलते हैं, मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक बोलते हैं। कि ये इंडियन म्यूजिक का सबसे पुराना टेक्स्ट है। जो इसको पढ़ता है वो उद्गाता कहलाता है, उद्गाता कहलाता है जो भी इसे पढ़ता है। इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, जैसे कौथुम, राणानीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायनीय और जैमिनी इसकी शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेस हैं दोस्तों। उपनिषद में केन उपनिषद है, जिसमें उमा देवी और हेमवती। सबसे इंपॉर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है। छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। इसमें श्वेत केतु का डायलॉग है और सत्यकाम जाबली की कथा है। सत्यकाम जाबली की कथा है। जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जिससे संभवतः भरत मुनि, नारद और इंद्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी एक ना कंपैरिजन टेबल भी है और सारी चीजें एक ही जगह पर आपको याद हो जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। इसके बाद जो अगला आता है नेक्स्ट, वो है अथर्ववेद। अगला कौन सा आता है जी? अथर्ववेद आता है। अब देखो इसमें बना हुआ है, क्या बना हुआ है? जादू टोना है, ये औषधि है। तो अथर्ववेद से हमें इन्हीं चीजों की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद, जादू टोना, इन सब की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है इन चारों वेदों में। इसका संकलन जो है वो अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि ने किया था। यही कारण है कि इस वेद को एक और नाम दिया जाता है अथर्व अंगिरा वेद। इस वेद को एक और नाम दिया जाता है अथर्व अंगिरा वेद। ठीक है, जो इसका पाठ करता है वो ब्रह्मा कहलाता है, जो भी इसे रिसाइट करता है वो ब्रह्मा कहलाता है। और जैसा हमने बताया कि इसमें जादू टोना, औषधि, तंत्र मंत्र, इन सब का उल्लेख किया गया है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, एक है शौनक और दूसरी है पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद। इसमें 20 अध्याय हैं, देयर आर टोटल 20 चैप्टर। 730 सूक्त हैं, 730 हिम्स हैं और लगभग 6000 के आसपास मंत्र हैं। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है। अब आप कहेंगे सभा और समिति क्या होता है दोस्तों? सभा और समिति जो है
ये बेसिकली दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वैदिक पीरियड की। हम इनके बारे में कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। ये वैदिक काल की दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी। ठीक, मगध और अंग का उल्लेख है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सूक्त है वो है पृथ्वी सूक्त। तो ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार, पृथ्वी सूक्त किसका है? तो पृथ्वी सूक्त जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेदा। इसका कोई आरण्यक नहीं है। चार वेदों में से ये एकमात्र ऐसा वेद है, चार वेदों में से ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका आरण्यक नहीं है। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने आरण्यक हैं, अपने उपनिषद हैं, लेकिन इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद है, उपनिषद के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ भी है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ये प्रश्न पूछा जाता है, गोपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा है? अथर्ववेद से जुड़ा है। उपनिषद में मुंडक उपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते का वाक्य लिया गया है, और मुंडक उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौका कहा गया है। यज्ञ आर लाइक ब्रोकन बोट। मांडुक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद, तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये तीनों ही अथर्ववेद से जुड़े हैं। ये तीनों ही अथर्ववेद से जुड़े हैं। और दोस्तों याद रखना, इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। इसका उपवेद कौन सा है जी? तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारे पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा वेद, ये कंप्लीट हो गया। वैदिक लिटरेचर में वेदों के बारे में हमने बात कर ली। ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे मैत्रायणी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। विमेन इज थर्ड मेन फॉल्ट ऑफ मैन लाइक गैम्बलिंग एंड एल्कोहल। बताता है कि किस हद तक महिलाओं के बारे में किस प्रकार की सोच थी, वो ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, जिसको मैं बोलता हूं मास्टर टेबल। ये सर इतना कुछ पढ़ लिया, अब अगर याद करना है ना तो सिर्फ ये टेबल पढ़ के चले जाओ, अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। आइए इस टेबल को एक बार देख लेते हैं और फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। अब देखो, इसमें ऋग्वेद है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी, आरण्यक भी ऐत्रेय कौशितकी। ठीक है, सूक्त दिए हैं ऋग्वेद के और ऋचाएं दी हैं। जो पढ़ता है उसे होत्र बोलते हैं। उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। उपनिषद में बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक में क्या है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग। ईश उपनिषद, मैत्रायणी, मैत्रायणी में क्या कहा गया? महिला को जुआ और शराब से कंपेयर कर दिया गया। तैत्रीय, कठ और श्वेताश्वर। कठ उपनिषद में क्या है? कठ उपनिषद में सर यम और नचिकेता का संवाद है। श्वेताश्वर में भक्ति शब्द का उल्लेख है। ठीक है, फिर जो पढ़ता है उसे अध्वर्यु कहते हैं। उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। फिर आता है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और जैमिनीय। उपनिषद में छांदोग्य और केन बहुत जरूरी है। छांदोग्य और केन बहुत जरूरी है। छांदोग्य उपनिषद इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है, सत्यकाम जाबली की कथा है। ठीक है, उद्गाता बोलते हैं जो पढ़ता है। उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। उपनिषद में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। आरण्यक नहीं है, 20 अध्याय हैं। जो पढ़ता है वो ब्रह्मा है, और जो उपवेद है जी वो शिल्पवेद है। बस ये याद रख लो, इस टेबल में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। इस टेबल में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार ध्यान से इसको देखो, फिर अगले हिस्से पर आते हैं। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो अगर सिर्फ आप ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अगर आप ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये वाला लाइट सराउंड कर, अगर आप ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, एंड दैट विल बी गुड। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वेदांग। अब वेदों को समझने के लिए हमें कुछ बातों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं को हम वेदांग बोलते हैं। जैसे एक किताब पढ़ने के लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वर्ड क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों याद रखना, वेदों को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, और इन्हीं को हम वेदांग कहते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, और ये गद्य अर्थात प्रोज में लिखे गए हैं। गद्य अर्थात प्रोज में लिखे गए हैं। एक होता है जी, सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। सबसे पहला है शिक्षा, और शिक्षा में
स्वरों के शुद्ध उच्चारण को सिखाया जाता है। शिक्षा और शिक्षा में फोनेटिक्स की बात की जाती है और प्रोनाउंसिएशन की बात की जाती है। दूसरा है व्याकरण, आचार्य पाणिनि, अष्ट अध्यायी। तीसरा है निरुक्त, आचार्य यास्क। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति को बताया जाता है, अर्थात एटाइमोलॉजी को बताया जाता है। फिर है ज्योतिष, ज्योतिष में एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, फिर आता है छंद, ऋषि पिंगल इससे जुड़े हुए हैं, इसमें पोएटिक मैनर के बारे में बताया जाता है। कल्प, इसमें रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है। तो आइए एक बार इनको बढ़िया तरीके से रिकॉल करते हैं। तो हमें यह समझ में आया कि वेदों को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड वेदास, टू अंडरस्टैंड वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। सबसे पहला एक वेदांग आता है शिक्षा। इंग्लिश में भी यही रहेगा, चेंज मत करना। और इसमें हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, अर्थात इसमें हम उच्चारण की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आता है निरुक्त। इससे यास्क ऋषि जुड़े हुए हैं, इससे यास्क ऋषि जुड़े हुए हैं। और इसमें निरुक्त में हम बात करते हैं शब्द की उत्पत्ति की, एटाइमोलॉजी। शब्द उत्पत्ति की बात करते हैं, अर्थात एटाइमोलॉजी की बात करते हैं। फिर एक और कौन सा हो गया दोस्तों? व्याकरण। एक और कौन सा हो गया? व्याकरण। इससे आचार्य पाणिनि जुड़े हुए हैं, इससे आचार्य पाणिनि जुड़े हुए हैं। अब व्याकरण के अलावा और कौन सा है दोस्तों? तो व्याकरण के अलावा अगला है छंद, और छंद से महर्षि पिंगल जुड़े हुए हैं। ठीक है, छंद से महर्षि पिंगल जुड़े हुए हैं। एक और कौन सा है? कल्प। याद रखना, कल्प। इसमें विधि विधान दिए गए हैं, इसमें रिचुअल्स दिए गए हैं, और इसके अलग अलग हिस्से होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अलग अलग होते हैं जी, ये अलग अलग हिस्से हैं। और एक और रह गया इसमें ज्योतिष, एक और इसमें रह गया ज्योतिष। तो ये वेदांग है, बस इनकी संख्या याद रखना, इनके नामों को याद रखना, और किस में क्या दिया गया है ये याद रखना। इतने में हमारा काम बन जाएगा। वेदांग क्यों जरूरी है? वेदों को समझने के लिए वेदांग जरूरी है, वेदों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वेदांग की जरूरत पड़ती है। अब वेदांग के अलावा जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है पुराण। देखिए पुराण, यहां से अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं, हम वैदिक साहित्य से बाहर आ चुके हैं। वैदिक साहित्य में तो 4 ही चीजें हैं: संहिता, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये वैदिक साहित्य में है। अब पुराण, उपवेद, ये सारी चीजें इसके बाहर हैं। तो पुराणों के बारे में याद रखना दोस्तों, ये ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। इसके रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। ये पूछा जाता है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितने है जी? 18 है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना और प्रामाणिक प्रमाण है। मोस्ट एंशिएंट एंड ऑथेंटिक पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश, अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि की जानकारी दी गई है। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से सवाल बनता है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश और अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि की जानकारी दी गई है। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, और ये सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके बाद आता है सूत्र साहित्य, सूत्र लिटरेचर, सार गर्भित वाक्यों का एक संग्रह जो विभिन्न विषयों ज्ञान को, बेसिकली कल्प सूत्र की बात हो रही है। कल्प सूत्र में हमने अभी क्या पढ़ा था कि सर कल्प सूत्र जो है वो वेदांग का ही एक हिस्सा है, और कल्प सूत्र में नियम दिए होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूल्स होते हैं। तो कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में बड़े यज्ञ के नियम दिए गए हैं, और इसी का एक हिस्सा है सुलभ सूत्र। ये याद रखना बहुत जरूरी है। सुलभ सूत्र जो है ये भारतीय गणित का पहला ग्रंथ है। इंडियन मैथमेटिक्स की जो पहली बुक है वो सुलभ सूत्र है। क्यों? क्योंकि सुलभ सूत्र में बताया गया था कि किस तरीके से वेदिकाओं का निर्माण होता है, जो यज्ञ की वेदी बनती है वो कैसे बनती है, और यज्ञ की वेदियां अगर बनेंगी तो उसमें त्रिकोणमिति का उपयोग करना पड़ेगा।
उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर कभी भी ये सवाल बने कि भारतीय गणित की प्राचीनतम पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो इंडियन मैथमेटिक्स का ओल्डेस्ट बुक माना जाता है सुलभ सूत्र को। अब ग्रह सूत्र, तो ग्रह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है। धर्म सूत्र में ही विष्णु धर्म सूत्र और सारी चीजें आती हैं, विष्णु धर्म सूत्र और सारी चीजें निकल करके आती हैं। ये देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, सुलभ सूत्र भारतीय गणित का प्राचीनतम ग्रंथ है। पाइथागोरस प्रमेय का भी इसमें उल्लेख किया गया। ठीक, फिर आते हैं स्मृति। स्मृति मतलब विधि विधान से संबंधित ग्रंथ है। लॉ एंड ऑर्डर, सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए उससे। सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति, इसमें 12 अध्याय हैं और ये शुंग काल से जुड़ी हुई है। मनुस्मृति, इसमें 12 अध्याय हैं और ये शुंग काल से जुड़ी हुई है। और इसके जो भाष्यकार हैं वो मेधा तिथि हैं, कॉमेंट्रेटर मेधा तिथि हैं। भाष्यकार का मतलब होता है कि जैसे कोई एक किताब आती है और उस किताब पर जब हम कोई नोट लिखते हैं तो उसी को हम उस पर भाष्य लिखना बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम भाष्य बोलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति ये पोस्ट मौर्यन पीरियड से जुड़ी है और आचार्य विज्ञानेश्वर ने मीताक्षरा लिखी है जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक किताब है, कोई भी किताब ले लेते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पर मैंने कुछ लिखा तो वो उस पर भाष्य कहलाएगा, वो कमेंट्री कहलाएगी। तो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति पर भाष्य किसने लिखा पहली बार? मेधा तिथि ने। उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखा आचार्य विज्ञानेश्वर ने। जाकर के देखिए, ये पूछा गया है मीताक्षरा किसकी रचना है, तो मीताक्षरा इज रिटन बाय आचार्य विज्ञानेश्वर। मीताक्षरा रिटन बाय आचार्य विज्ञानेश्वर। और मीताक्षरा है क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य है। नारद स्मृति किससे जुड़ी हुई है? गुप्त काल से। यह प्रश्न पूछा गया है। नारद स्मृति का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से है। देवल स्मृति पूर्व मध्य काल से जुड़ी है और इसमें हिंदू धर्म में दोबारा शामिल होने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो बताई गई है। अगर दोबारा से हिंदू धर्म में री एंटर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ये बताया गया है। आखिरी में आते हैं महाकाव्य, इंडियन एपिक, या आखिरी टॉपिक है हमारा आज का। और महाभारत है जो कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा। मूल रूप से इसमें 8,800 श्लोक थे। प्राइमरली इसमें 8,800 श्लोका थे। आज इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। यही कारण है कि इसे शत साहस्त्री संहिता कहते हैं। शत साहस्त्री संहिता कहते हैं। कुल 18 भाग हैं और भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। शक, यवन, हूण आक्रमण का भी उल्लेख है। रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। इसमें याद रखना 7 भाग हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बस रचनाकार याद रखना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा साहित्य है। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 वेदांग, 6 दर्शन जो हमें पढ़ना है, 18 प्रमुख स्मृतियां और 33 प्रमुख आगम। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैं जानबूझ करके आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। रीजन, इतना याद कर लो अच्छे से, भले ही एक क्लास हम रेगुलर ले लेंगे बैक टू बैक करके, पर ये टॉपिक बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लो क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कुछ सवालों को लगाते हैं, कुछ प्रश्नों को लगाते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो वैदिक के जो क्वेश्चन है उसमें पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों। पहला सवाल है, Rigveda is a collection of 1028 hymns divided into मंडला। तो हमने डिस्कस किया था कि सर 4 वेद हैं जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। हमने ये देखा था कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, 85 अनुवाक में बांटा गया है और 1028 सूक्त में बांटा गया है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुराना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में खाली स्थान प्रमुख है। अमंग दी वेरियस सोर्सेस ऑफ आर्यन कल्चर आर प्रोमिनेंट। क्या प्रमुख है? धार्मिक अनुष्ठान, स्मारक, अभिलेख, पुरातात्विक अवशेष। तो हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें इसकी जानकारी मिलती है धार्मिक अनुष्ठान ग्रंथ से, अर्थात रिचुअल टेक्स्ट से। स्मारक हमें मिलते नहीं है। इंस्क्रिप्शन भी इस बाल में नहीं है बिल्कुल भी। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट बहुत रेयर मिलता है, बहुत ही रेयर। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एन अर्ली इंडियन फिलोसोफर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ
बेसिस एलिमेंट। अब ये नहीं भी पढ़ा तब भी पता होना चाहिए कि मूल तत्व कितने होते हैं, 5। हम पंचामृत की बात करते हैं, हम पंच तत्व की बात करते हैं, पंचभूत की बात करते हैं, तो ये हमारे इंडियन कल्चर में ऑलरेडी है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अर्थ, वाटर, फायर, विंड, स्पेस। इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया देयर इज अ कोट सेइंग सत्यमेव जयते। भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अब बताओ कहाँ से लिया गया है? तो सर हमने मुंडक उपनिषद के बारे में पढ़ा था। किससे जुड़ा हुआ है सर? मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। मुंडक के अलावा मांडुक्य है और प्रश्न उपनिषद भी जुड़ा हुआ है। कठ उपनिषद नहीं है सर। कठ उपनिषद में तो यम और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, यम और नचिकेता का संवाद है। तो जवाब हो जाएगा ए, मुंडक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। वेदांग प्राचीन काल में उत्पन्न हिंदू सहायक शास्त्र है जो वेदों के अध्ययन से संबंधित होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 6। जो वेदांग है इनकी संख्या है 6, टोटल 6। कौन कौन से हैं सर? एक है शिक्षा जिसमें प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, व्याकरण जिसमें ग्रामर की बात होती है, निरुक्त जिसमें एटाइमोलॉजी की बात होती है, ज्योतिष जिसमें एस्ट्रोनॉमी की बात होती है, फिर छंद जिसमें पोएट्री की बात होती है, कल्प जिसमें रूल्स की बात होती है। कल्प को भी 3 पार्ट में बांटा है, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र का ही एक हिस्सा है कल्प सूत्र, सॉरी, इसका हिस्सा है सुलभ सूत्र, जो कि गणित की पहली किताब है, इंडियन मैथमेटिक्स की पहली बुक है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। इन द ऋग्वेद देयर इज एन हिम in the form of a dialogue between sage Vishwamitra and 2 river that were worshipped as goddess. Which are these river? ऋग्वेद में एक सूक्त है जो ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में है। वे नदियां कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रावी, चेनाब। अब हमने बताया था आपको, याद करो, कि सर तीसरा मंडल है और इस तीसरे मंडल में 2 लोगों के बीच 3 लोगों के बीच संवाद हो रहा है। एक तरफ विपाशा, एक तरफ शतुद्री और एक तरफ विश्वामित्र। तो विपाशा ब्यास का नाम है, शतुद्री सतलज का नाम है, तो आंसर होगा डी। ठीक है। वेद, शॉर्टेस्ट अमंग दी 4 वेद, सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारतीय संगीत क्योंकि ये भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ है। भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ है। 4 ऋत्विज भी याद कर लेते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ता है वो होत्री कहलाता है, यजुर्वेद को जो पढ़ता है वो अध्वर्यु, सामवेद को उद्गाता उद्गाता और अथर्ववेद को जो पढ़ता है वो ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद द सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय द 4 गोल्स ऑफ लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दीज गोल। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका जीवन 4 पुरुषार्थ के द्वारा होता है। पुरुषार्थ हमने पढ़े नहीं है अभी, लेकिन उसमें सिद्धि शामिल नहीं होता। उसमें अर्थ होता है, काम होता है, मोक्ष होता है और धर्म होता है। ये पुरुषार्थ होते हैं। हमने आश्रम पढ़े हैं, पुरुषार्थ अभी नहीं पढ़े हैं, तो हम पढ़ेंगे आगे जा करके। चलिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया। अभी अलग सवाल है। धातु को गलाना, चित्रित धूसर मृदभांड, ये है। लेकिन महरौली लौह स्तंभ बहुत बाद में बना था। ये जो महरौली आयरन पिलर है ये बहुत बाद में बना था। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2024 का सवाल है। वैदिक आर्य सप्त सिंधव नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों की भूमि है। इन नदियों में एक झेलम है, इसका पुराना नाम क्या था? कितना बड़ा क्वेश्चन दिया उन्होंने बना के। तो झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। सर हमें सभी के पुराने नाम याद हैं। झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, रावी को परुष्णी कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, सतलज को शतुद्री कहा जाता था, सरस्वती को नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा कहा जाता था, गोमल को गोमती कहा जाता था, स्वात को सुवास्तु कहा जाता था, नर्मदा को रेवा कहा जाता था, गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ये सारे नाम पता है सर। ठीक है। काबुल को कुभा कहा जाता था, कुर्रम को कुर्मू कहा जाता था, हिमालय को हिमवंत कहा जाता था, उसकी एक चोटी को मुजवंत कहा जाता था। दृशद्वती जो है वो सहायक नदी थी सरस्वती की। आज भी दृशद्वती और सरस्वती हरियाणा की इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। हालांकि सरस्वती अब उस रूप में नहीं मिलती।
सरस्वती घग्गर और हकरा के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। जेमिनी एंड कौशिकी डांस आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नहीं पढ़ा है इसलिए याद रखना, ये ब्राह्मण में मेंशन किया है, ब्राह्मण ग्रंथों में, तो ये याद रख लेना, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। According to the Puran, Lord Vishnu took the shape of in order to rescue the earth which had sunk into the water. अब ये 10 अवतार से पूछा गया सवाल है। अगेन, अब इतना बेसिक है कि हमें सबको पता है कि सर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। याद है बचपन में कहानी, पृथ्वी को बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार हैं। मत्स्य अवतार है, ये कुर्मा अवतार है, कुर्म अवतार, फिर वराह अवतार है, नरसिम्हा अवतार है और 5वां अवतार वामन है। शुद्ध मानव के रूप में उनका जो अवतार है ना पहला, वो वामन अवतार है, वहां शुद्ध मानव के रूप में दिखाई देंगे भगवान। फिर परशुराम के रूप में, भगवान राम के रूप में, बलराम के रूप में, बुद्ध के रूप में और आगामी समय में कल्कि के रूप में। फिल्म भी बनाई गई है कल्कि। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कट उपनिषद कैप्चर द कॉन्वर्सेशन बिटवीन यंग बॉय नेम नचिकेता एंड अ गॉड। तो किसके बीच में था? यम और नचिकेता का संवाद। यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठ उपनिषद में दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कठ उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था अभी। कठ उपनिषद इज एसोसिएटेड विद विच वेदा। साथ में यह भी बताओ कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद कहाँ दिया गया है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का डायलॉग कहाँ दिया गया है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में कितने खंड हैं? तो पढ़ा है हमने, अथर्ववेद में 20 खंड है। देयर आर 20 पार्ट्स इन अथर्ववेदा। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया रोट दी मीमांसा सूत्र। अब यहां भी पढ़ा नहीं है, इसको हम भी पढ़ेंगे तब बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 7वें मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स है। 8वें मंडल में जो ऋचा है उनको खिल बोलते हैं। 9वां जो मंडल है वो सोम को समर्पित है, सोम देवता को। 10वां जो मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्णा सिस्टम और मैरिज सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल को किस में विभाजित किया गया है? तो हम जानते हैं कि मंडल है, मंडल के बाद अनुवाक है, अनुवाक के बाद सूक्त है, सूक्त के बाद ऋचा है। तो इसका सही जवाब होगा सूक्त, क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं था। अब ये 2025 का सवाल है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठानों को दर्शाता है? अनुष्ठान, रिचुअल को कौन रिप्रेजेंट करता है? अभी बताया था आपको, याद करो कि सर शिक्षा जो है ये प्रोनाउंसिएशन को बताती है, व्याकरण ग्रामर को बताती है, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी को बताता है, निरुक्त जो है ये एटाइमोलॉजी को बताता है, छंद जो है ये पोएट्री को बताता है। बचा कौन? कल्प, कल्प रिचुअल्स को बताता है। तो जवाब होगा सी, कल्प। ठीक है जी, जवाब होगा कल्प। भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में मिला? सर भारत का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में भरत कबीले के रूप में मिलता है, भरत ट्राइब के रूप में मिलता है। तो लगभग ये सारे महत्वपूर्ण सवाल लगाए। कल पहले तो हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद अगली क्लास में पहले हम इन सभी चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे दोस्तों, और हम चर्चा करेंगे महाजनपद पीरियड की, और महाजनपद पीरियड के साथ साथ हम बात कर रहे होंगे मगध महाजनपद की। तो एक टॉपिक वो हम कंप्लीट कर लेंगे, सोसाइटी वगैरह, महाजनपद कवर कर लेंगे और मगध कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए। हमारा चैनल है टेलीग्राम सिलेक्शन वे जीएस, उसको जरूर ज्वाइन करना। शॉर्ट नोट वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं, तो इसके भी शॉर्ट नोट आपको मिल जाएंगे। ख्याल रखेंगे अपना। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।